एग्जाम नजदीक आए तो टेंशन की क्या बात, ये लेक्चर देखो और एग्जाम में फोड़ के आओ। हे एवरीवन, आई एम दिग्विजय शर्मा और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 7th की साइंस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन इन वन शॉट। इस लेक्चर में हम जो भी पॉइंट्स, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो सभी कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पुराने समय में लोग टाइम को मेजर कैसे करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय क्लॉक्स भी नहीं थी, फोन्स भी नहीं थे, तो वो क्या करते थे, नेचुरल इवेंट्स का प्रयोग। इनका नेचुरल इवेंट्स जैसे कि राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सूरज का उगना, सूरज का छिपना, मून के अलग अलग फेसेस और अलग अलग सीजन्स जैसे कि विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इन सभी की मदद से वो क्या करते थे, टाइम का पता लगाते थे। आगे पढ़ने से पहले हम ये बात जानेंगे कि टाइम को मेजर क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो डेली एक्टिविटीज है ना वो ऑर्गेनाइज हो सकें, हमें पता चल सके भी कोई चीज़ फास्ट है कौन स्लो है। अगर हमें टाइम पता होगा तभी उनको पता लगा सकते ना। स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये सभी के लिए हमें क्या लोड है, टाइम को मेजर करने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है अर्ली डिवाइसेस फॉर मेजरिंग टाइम। पहला है सन डायल। इसमें क्या होता था, सन की शैडो कास्ट होती थी इस पर, और समय के साथ सन की शैडो पोजीशन चेंज होती जाती थी और उसी से वो टाइम का पता लगाते थे। पर इसकी डाउन साइड क्या थी, इससे रात के समय में टाइम पता नहीं लग पाता था। क्यों? क्योंकि सन तो सिर्फ दिन के समय होता है और ये किस पे बेस्ड है, सनलाइट पे। अगर सन ही नहीं तो सनलाइट कैसे होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक मेनली दो टाइप्स की थी। पहली है आउट फ्लो टाइप, ये इमेज है उसकी, ठीक है। इसमें क्या था, ये थोड़ा देख रहे ना होल, इसकी मदद से पानी गिरता था, पर जब पानी कम हो जाता तो इससे पानी की स्पीड भी कम हो जाती थी, तो ये इसकी डाउन साइड थी। दूसरा था फ्लोटिंग बॉल टाइप, ठीक है। ये इसमें क्या करते थे, एक बाउल को रख देते थे उसमें शेक करके, ये शेक फिक्स था भी इतने ही करना है, ठीक है। जब इसको रख देते थे तो पानी इसमें आ ही जाता था और कुछ समय के बाद जो ये बाउल था वो सिंक कर जाता था। इसमें तकरीबन 24 मिनट लगते थे, ठीक है, इस प्रोसेस में। नेक्स्ट है आवर ग्लास। ये तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा ना। इसमें क्या होता है, सैंड नीचे की तरफ फ्लो करती है और इससे टाइम का पता लगाया जाता है। जब एक बार ऊपर से खाली होगी तो इसको फिर से टर्न कर दिया जाता था, यानी कि रेत वाला पासा ऊपर। नेक्स्ट है कैंडल क्लॉक। ये थोड़ी पिक्चर ब्लर है पर आपको मार्किंग दिख रही होगी ना। इनमें कैंडल पर मार्किंग की जाती थी, समय के साथ कैंडल वर्न होती थी और ये मार्किंग ख़त्म होती जाती थी, उससे टाइम का पता लगाते थे। पर इसकी डाउन साइड क्या थी, इस पर बेंड के कारण इफेक्ट पड़ता था। कभी हवा तेज़ है कम है तो उसके कारण, और कैंडल की क्वालिटी पर भी डिपेंड करती थी। कुछ क्वालिटी बढ़िया की हूँ तो वो ज़्यादा समय तक चलती थी, जिनकी क्वालिटी माड़ी थी वो कम समय तक। नेक्स्ट है कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स। सम्राट यंत्र, ये जयपुर में है। ये क्या, सबसे बड़ा स्टोन का सन डायल है जो 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी से टाइम को मेजर करता था। नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक। अगर बात करें पेंडुलम क्लॉक की, इसको किसने बनाया था, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 1656 में गैलीलियो गैली की ऑब्जर्वेशन पर। इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे पहली और एक्यूरेट मैकेनिकल क्लॉक थी। एक्यूरेट मैकेनिकल क्लॉक, इसमें पेंडुलम का प्रयोग किया गया था। जानते हैं पेंडुलम क्या होता है। ये क्या सिंपल डिवाइस है, इसके साथ क्या एक मेटल की बॉल टाइप से होती है, हैवी ऑब्जेक्ट, इसको बॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉब। और ये है, इसको कहते हैं रिजिड स्पोर्ट, और इससे एक लॉन्ग थ्रेड की मदद से मेटल बॉब को लमका दिया जाता है। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल डिवाइस है। किन किन से मिलकर बना है, आ स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट कॉल्ड अ बॉब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के लिए, मिस मत करना इसे। सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग लाइट थ्रेड, एक लंबे से थ्रेड से सस्पेंडेड था। फ्रॉम ए रिजिड स्पोर्ट, एक रिजिड स्पोर्ट से
एक लंबे की थ्रेड से बॉब अटैच, इसको कहते हैं पेंडुलम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है ऑस्किलेटरी मोशन को स्टडी करने के लिए और टाइम की मेजरमेंट के लिए। अब बात करें पोजीशंस की बॉब की। सीधा नाम का हुआ है, ये है मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन। यहाँ से इधर की तरफ जितने मैक्सिमम जा सकता है उसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और सेम यहाँ से इस तरफ भी जितना जा सकता है मैक्सिमम उसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर रेस्ट करेगा बॉब वो मीन, जहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है वो एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट है मॉडर्न क्लॉक्स। ये दो टाइप के हैं, क्वार्ट्ज एंड एटॉमिक क्लॉक्स। क्वार्ट्ज में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग होता है, एटॉमिक क्लॉक्स में एटम्स की वाइब्रेशन का। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है एटॉमिक क्लॉक, मिलियन ऑफ ईयर्स में ये सिर्फ 1 सेकंड की एक्यूरेसी लूज करता है। नेक्स्ट है ऑस्किलेटरी मोशन। बॉब है ना, जब उसको स्लाइटली पुश करते हैं एक साइड पे और उसको रिलीज कर देते हैं, इसको कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। जैसे कि इस डायग्राम की मदद से देखते हैं, ये था बॉब, इसको हमने खींचा, बी पोजीशन तक ले आया, यहाँ पर छोड़ दिया, पुश नहीं करना, बस ले आकर सिंपली छोड़ देंगे, इसको कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। नेक्स्ट है ऑस्किलेशन। ये बॉब यहाँ पर है, यहाँ से बॉब गया ए पॉइंट तक। कहाँ तक गया? ए पॉइंट तक। फिर वापस आया, फिर बी तक गया, फिर मीन पर वापस आ गया। इससे क्या होगी? एक ऑस्किलेशन। कहाँ से कहाँ? मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से वन एक्सट्रीम, इस एक्सट्रीम तक गया, फिर इस एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, फिर वापस मीन पोजीशन पर। इसको कहते हैं वन ऑस्किलेशन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। एक ऑस्किलेशन पढ़िए ना, उसको कंप्लीट करने में जो समय लगेगा, एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा, रिप्रेजेंटेड बाय टी, यूनिट है इसकी सेकंड, एस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट यानी याद रखने पड़ेंगे। टाइम किस पे डिपेंड करेगा? पेंडुलम की लेंथ पर, बॉब के मास पर नहीं। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब। ऑल पेंडुलम्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड एट अ प्लेस। जितने भी पेंडुलम होंगे जिनकी लेंथ सेम होगी, उनका टाइम पीरियड सभी प्लेसेस पर क्या होगा? सेम। अब बात करें यूसेस की। सिंपल पेंडुलम की, पेंडुलम क्लॉक में यूज़ किया जाता है पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए, और टाइम को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता था पुराने समय में। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की एसआई यूनिट है सेकंड। 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 आवर। ये तो आपको पता ही है। जो ये सिंबल है हमेशा लोअर केसेस में लिखने हैं और इनके बीच में स्पेस छोड़नी है नंबर और यूनिट के बीच में। नेक्स्ट है स्लो और फास्ट। भी हमें कैसे पता चलेगा भी कोई चीज़ स्लो है या फास्ट है? जब हम बात करें स्लो और फास्ट की, हम कंपेयर कर रहे हैं अभी गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। टाइम सेम है, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो फास्ट, जो कम करेगा वो स्लो। जैसे कि आप रेस लगा लें, एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो पहले पहुंचता है वही फास्ट होता है ना, वैसे ही यहाँ पर है, सेम टाइम होगा, जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा वो फास्ट, जो कम करेगा वो स्लो। एग्जाम्पल के लिए इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस लगा ली आपने और आपके दोस्त ने, मान लीजिए अगर आप पहले पहुंचेंगे तो आप फास्ट, अगर आपका दोस्त पहले पहुंचेगा तो वो स्लोअर कि फास्टर होगा। ठीक है, जो पहले पहुंचा। नेक्स्ट है हाउ डू वी डिसाइड हु इज फास्टर। हम कैसे डिसाइड करते हैं वो फास्ट है या मैं? टाइम को सेम रखें। क्या रखेंगे? टाइम को सेम, तो डिस्टेंस कंपेयर कर लेंगे। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम कंपेयर कर लेंगे। दोनों में से एक चीज़ सेम रखनी, चाहे डिस्टेंस चाहे टाइम। जिसको सेम रखेंगे उससे दूसरे को कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन से स्पीड डिपेंड करती है। इसी से कंसेप्ट का आइडिया है स्पीड के। किसके? स्पीड के। तो देख लेते हैं स्पीड।
लेकिन उससे पहले एग्जाम के लिए कुछ और की पॉइंट्स। इस वीडियो के बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। फास्ट एंड स्लो और कंपेरेटिव टर्म्स। फास्ट एंड स्लो क्या है? कंपेरेटिव टर्म्स हैं। मान लीजिए एक रोड पर 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो आप उसको देख कर क्या कहेंगे? वो तेज है। पर अगर उसके पास कोई 100 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो कौन तेज होगा? 80 वाला कि 100 वाला? 100 वाला हो जाएगा ना। तो स्पीड क्या है? कंपेरेटिव है। टाइम के साथ ही हम पता लगा सकते हैं भी कोई चीज़ फास्ट है या स्लो है। यहीं से आता है कंसेप्ट स्पीड का। देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या है? किसी भी गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेक। इससे हमें पता चलता है कोई चीज़ स्लो है या फास्ट। एग्जाम्पल के लिए अ कार कवर्स 100 मीटर इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना ट्रैवल किया? 100 मीटर। स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे। 5 के टेबल पर 100, ये तो आप सबको पता होगा कितने पर जाता है? 20। तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड, और यूनिट की बात करें वो है किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे भी जो मीटर पर सेकंड यूनिट है उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं। पर हम इसको ट्रिक से करेंगे, स्टैंडर्ड तरीके से नहीं। तो ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 5/18 से। अगर उल्ट करना है इसका, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो इसका भी उल्ट कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम को इधर ले जाएंगे। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल डिस्टेंस, वही लिखा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हमने टाइम निकालना इसी फार्मूले से, तो क्या करेंगे? टाइम को स्पीड की जगह पर ले गए और स्पीड को टाइम की जगह पर ले आए, तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत ही आसान सा रिलेशन है। आपको ये क्या चाहिए भी स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। सर मैं तो चला या चली। आप में से कई लोग सोचे होंगे टेंशन मत लो, मुझे पता है आप में से कईयों को न्यूमेरिकल टफ लगते हैं, पर अगले 10 मिनट, 10 भी नहीं, चलो 5 मिनट, अगले 5 मिनट देखो। अगर न्यूमेरिकल समझना है तो छोड़ देना, पर मेरी गारंटी अगर आपने 5 मिनट देख लिया तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ आएंगे और न्यूमेरिकल में मज़ा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए कार दैट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 10 सेकंड। हमने क्या निकालनी है? कार की स्पीड जो क्या ट्रैवल करती है? 150 मीटर, डिस्टेंस इन 10 सेकंड। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 150। टाइम कितना है? 10 सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल, तो स्पीड कितनी आ गई? 15। डिस्टेंस मीटर में था तो मीटर, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आ गया ये स्पीड। हमने किस में चेंज करनी है? किलोमीटर पर आवर में। आपको मैंने बताया था मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई। 5 के टेबल पर 15 गया 3 से, 3 को 18 से किया 54, तो कितनी स्पीड आ गई? 54 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। क्या करेंगे? स्पीड निकालनी थी, तो डिस्टेंस लिखा अपॉन टाइम लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस मीटर में था, टाइम सेकंड में, तो स्पीड किस में आ गई? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपने एग्जाम में इसको कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। गिवन, पहले गिवन लिखेंगे, फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 भी लिख दिए मैंने आपके लिए। ये जरूरी नहीं है आपको ये लाइन लिखनी स्टेप 1 स्टेप 2, पर आपको आसानी हो जाए तो मैंने यहाँ पर लिख दी है भी पहले मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, फिर उसको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल
अ रनर कंप्लीट्स 400 मीटर इन 50 सेकंड, 400 मीटर 50 सेकंड में स्पीड निकल जाएगी। निकाल देते हैं पहले की। S1 400 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल पर 40 कितने पर जाएगा, 8 पर। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड कितना, 8। अनदर रनर कंप्लीट्स द सेम डिस्टेंस इन 45 सेकंड, दूसरा रनर कितने सेकंड में कर रहा है, 45 सेकंड में। तो S2 निकाल लेते हैं। जहाँ पर S2 कैसे निकलेगी, टाइम कितना है 45 सेकंड, डिस्टेंस कितना है 400 डिवाइड बाय 45। तो क्या करोगे, अब 0 से 0 कैंसिल नहीं हो रही, तो दो तरीके हैं, या तो आप 45 को सीधा ही 400 से डिवाइड करते हैं, या फिर पहले इसको काट के कर लें। ठीक है, हम यहाँ पर सीधा ही डिवाइड कर देते हैं। 45 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.89, कितना, 8.89 मीटर पर सेकंड। पहले की स्पीड निकालनी थी, फिर दूसरे की निकाल दी। अब क्या कहा इन्होंने, हु हैज़ अ ग्रेटर स्पीड एंड वाई हाउ मच, किसकी स्पीड ज़्यादा है, S1 की 8 मीटर पर सेकंड, S2 की 8.89, तो किसकी ज़्यादा हुई, S2 की। S2 ग्रेटर देन S1, हाउ मच पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, 8.89 से किसको माइनस कर देंगे, 8 को, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.89 मीटर पर सेकंड। हो गया ना, सबको समझ में आ गया ना, कितने आसान से न्यूमेरिकल हैं, वैसे ही डरी जाते हैं आप इनसे। ये आपके लिए लिख कर भी रखा हुआ है। नेक्स्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, स्पीड बता दी इस केस में, क्या बता दी, स्पीड, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस और स्पीड बता दी, हाउ मच टाइम डज इट टेक। अब टाइम निकालना है, हमेशा हमें दो चीज़ें दी होंगी, तीसरी निकालनी होगी। अब तक हम स्पीड फाइंड कर रहे थे, इस बार फाइंड करना है हमने टाइम। तो पहले फार्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 25, डिस्टेंस 360, ये किस में है, किलोमीटर में, तो पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर में। जहाँ पर वो फार्मूला लिखा देना वो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए है, ये सिर्फ किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई। टाइम निकालना है तो टाइम T ऐसे ही। अब क्या करेंगे, टाइम यहाँ 25 डिवाइड में, T इक्वल 360 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 25। 25 के टेबल पर 100 जाता है 4 पर, उसके बाद एक 0 बची, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 40 है, दोनों के एंड में 0 है, उसको छोड़ दो। मान लो 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, किससे, 36 को 4 से। जब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 144, कितना बन जाएगा, 144। एक 0 जहाँ पर, एक जहाँ पर, तो कितनी 0 आ जाएंगी, 2, कितनी, 2। तो टाइम कितना आ गया, 14,400 सेकेंड। अब इसको आवर में चेंज कर देते हैं, जब सेकंड में इतना ज़्यादा है ना तो आवर में लिखेंगे। ठीक है, आवर में निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600, कितने, 3600, तो उससे डिवाइड कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 के टेबल पर 144 गया 4 पर, तो टाइम कितना आ गया, 4 आवर। ठीक है, यहाँ पर एक एक स्टेप में आपको लिख कर भी दिया हुआ है, आप चाहें स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका भी। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव ना करे, कभी कम स्पीड कभी ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली आप 40 की स्पीड पे जा रहे होते हैं, जब आपने देखा रोड खाली तो स्पीड इंक्रीज कर दी, कितनी की होगी, 80 90 100, स्पीड बढ़ गई। पर जब ट्रैफिक में थे तो स्पीड कम होगी, 20 30, तब स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा। इस केस में हम निकालते हैं एवरेज स्पीड।
अगर बात करें कार की स्पीड, वो मेजर होती है स्पीडोमीटर से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड करने के लिए ऑडोमीटर। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपने भी। कार की स्पीड स्पीडोमीटर से, डिस्टेंस ऑडोमीटर से। ये पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट फास्टर है तो उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है। सेम स्पीड डज नॉट मीन सेम डिस्टेंस इफ टाइम डिफर्स। अगर स्पीड दो जनों की सेम है तो इसका मतलब ये नहीं भी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक 10 मिनट के लिए ट्रैवल करे, एक घंटे के लिए, तो ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पे भी करेगी। टाइम भी सेम चाहिए, स्पीड भी सेम चाहिए, तब सेम डिस्टेंस होगा। एक न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड का भी देख लें, बस यही न्यूमेरिकल करेंगे, टेंशन मत लो। आखिरी ठीक है। आ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन दी फर्स्ट आवर। पहले आवर में 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर इन दी सेकेंड आवर एंड 50 किलोमीटर इन दी थर्ड आवर। पहले में 60, फिर 70, फिर 50। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तीनों को ऐड, 60 + 70 + 50 ऐड कर दो फटाफट। सोचो आंसर लिखो इसका कमेंट्स में कितना होगा। 180 किलोमीटर पहले आवर, दूसरे आवर, तीसरे आवर, यानी टोटल टाइम कैसे निकलेगा? 1 आवर + 1 आवर + 1 आवर, कितना हो गया? 3 आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है तो निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है? 180, टोटल टाइम कितना है? 3 को 180 से डिवाइड किया 60। डिस्टेंस किलोमीटर में था, टाइम आवर में, तो किस में आएगा स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व हो गया, फुली सॉल्व लिख कर भी रखा है आपके लिए, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका भी। एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। भी पहले फर्स्ट आवर कितना है, दूसरा कितना है, तीसरा कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन। एग्जाम के लिए जरूरी मोशन क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे उसको कहेंगे भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। नेक्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। किस में मूव करेगा? एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि ट्रेन मूव करती है स्ट्रेट ट्रैक पर, कार मूव करती है स्ट्रेट रोड पर, और आप मूव करते हैं जब स्कूल में लाइन में जा रहे होते हैं। ज़्यादातर नहीं करते पर कुछ तो करते हैं ना। ज़्यादातर तो कोई इधर गया कोई उधर गया आप में से, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट मूव करे एक स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए पहले 10 सेकंड में आपने 5 मीटर ट्रैवल किया, तो अगले 10 सेकंड में भी कितना करेंगे आप? 5 ही। अगले 10 सेकंड में भी 5। टाइम सेम तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी सेम। एग्जाम्पल, अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अगर ट्रैक सेम है, स्ट्रेट है, तो ट्रेन क्या करेगी? स्ट्रेट मूव करेगी। वैसे ही हाईवे पर अगर ट्रैफिक नहीं है तो कार भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहती है। नेक्स्ट है एक प्रश्न। डाटा फॉर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम आर गिवन बिलो। डाटा दे दिया इन्होंने। इफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, कौन से मोशन में है? यूनिफॉर्म में, तो गैप फिल करने हैं। 0 सेकंड तो 0 टाइम। 10 सेकंड में कितने मीटर? 8 मीटर। 20 सेकंड हो गए, यानी 10 सेकंड और हो गए। अगर पहले 10 सेकंड में 8 किया था तो अगले 10 सेकंड में भी कितना करेगा? 8। 8 + 8 16, फिर 8 24, फिर 32 40, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 48। वैसे ही जहां पर फिल कर लेते हैं 10 सेकंड 20 30, 10 ऐड होने, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 40, फिर 50, फिर 60। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। बस 1-2 कॉन्सेप्ट और लेक्चर समाप्त, और एग्जाम में मार्क्स पूरे। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म में क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम सेम है पर डिस्टेंस सेम नहीं है। मान लीजिए पहले 10 सेकंड में आपने ट्रैवल किए 5 मीटर ही,
अगले 10 में आप गए 4, उसके अगले 10 में 8, तो डिस्टेंस चेंज होता जा रहे हैं, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के लिए, अब बस मूविंग इन सिटी ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक है तो बस कभी स्पीड कम करेगी कभी ज़्यादा। वैसे ही ट्रेन जब स्टेशन से स्टार्ट करेगी तो स्पीड कम होगी, चली गई तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्टेशन पे रोकने लगेंगे तो स्पीड कम होगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल यूजिंग ट्रेन मोशन। ट्रेन के मोशन से एग्जाम्पल समझते हैं। अगर स्लोली स्टार्ट करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी ना। फिर अगर कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन। अगर मूव करती करती स्लो हो रही है और रुक रही है तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है की पॉइंट्स। यूनिफॉर्म मोशन इन आइडियल केस। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? आइडियल केस है, पर ये नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करते हैं। इन रियल लाइफ मोस्ट ऑब्जेक्ट शो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कभी आप हुआ है आपके साथ भी, आप निकले घर से बाइक लेके या स्कूटी लेके भी और एक ही स्पीड से आप जा रहे हैं पूरे रास्ते, कभी कम कभी ज़्यादा करते ही है ना। कभी ऐसा हुआ है कि पूरे रास्ते आप गए 10 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर, इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया। आप ज़्यादातर तो देखें अगर स्ट्रेट रोड नहीं है तो कुछ किलोमीटर बाद ही स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है। नेक्स्ट है और आज का आखिरी टॉपिक है और एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या पढ़ा था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। अगर डिस्टेंस और टाइम चेंज नहीं हो तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। जहाँ पर चेंज हो रहे हैं तो स्पीड चेंज। यूनिफॉर्म मोशन रेयर इन डेली लाइफ, बहुत ही कम देखने को मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कॉमन है। एग्जाम्पल के लिए ट्रेन एट कांस्टेंट स्पीड। अगर स्ट्रेट ट्रैक है और ट्रेन मूव कर रही है तो हो सकता है पॉसिबल। नॉन यूनिफॉर्म के लिए कार इन ट्रैफिक। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस थर्सडे, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।